नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय भाग से इकाई 5 में छत्तीसगढ़ से संबंधित 4 अध्याय इस वर्ष नई सिलेबस के रूप में जोड़ा गया है। इसमें ये 4 अध्याय छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपराएं, छत्तीसगढ़ के आहार फूड संबंधी आदतें और छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार, इस तरह से 4 अध्याय नई सिलेबस के रूप में दिखाई देता है। इसमें हम अध्याय 19 छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लास के रूप में यहाँ पे देखते हैं कि लोक संस्कृति क्या है। लोक संस्कृति को अंग्रेजी में फोक कल्चर कहा जाता है और ये जो फोक कल्चर शब्द है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। लोक संस्कृति के शब्द से पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसके लिए कृषक संस्कृति, पीजेंट कल्चर के नाम दिया था। बाद में एक और विद्वान समाजशास्त्री रहे जॉर्ज एम फोस्टर। इन्होंने लोक संस्कृति के नाम से ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने जिसे पीजेंट कल्चर या कृषक संस्कृति कहा था, उसी पीजेंट कल्चर को, कृषक संस्कृति को रॉबर्ट रेडफील्ड ने फोक कल्चर, लोक संस्कृति के नाम दिए। तो लोक संस्कृति है क्या? लोक संस्कृति हमारे भारतीय समाज में या हमारे इस चैप्टर में तो छत्तीसगढ़ विशेष की बात की गई है, तो हम छत्तीसगढ़ की दृष्टि से भी देखें कि लोक संस्कृति क्या है और इसकी हमारे भारतीय परंपरा में कितनी महत्व है। तो देखिए, हम सीधी पुस्तक से बात ही करें तो भारतीय समुदाय विशेषकर ग्रामीण में लोक संस्कृति का विशेष महत्व है। विद्वानों एवं समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए लोक संस्कृति को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि उनके अनुसार लोक संस्कृति ही ग्रामीण समाज की आत्मा है। बहुत ही इस बात को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि जो भारतीय समुदाय है यह लोक संस्कृति ग्रामीण समाज के लिए एक आत्मा की ही भांति है। इसका एक प्रकार से ये पर्यावरण है। जिस तरह से हम चारों ओर पर्यावरण का अर्थ निकालते हैं, ठीक इसी तरह लोक संस्कृति ग्रामीण समाज की, विलेज सोसाइटी की एक आत्मा की तरह है, और इसके चारों ओर या उस आत्मा की चारों ओर लोक संस्कृति, फोक कल्चर से वह घिरा हुआ रहता है। अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपनी बात रखा है कि यहाँ पर देखिए, मानव समाज 2 प्रमुख भागों में इसे विभाजित किया है। कि एक तो देखिए, जो भी हमारी समाज है हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम जो है इसे परंपरागत समाज के रूप में
बांट सकते हैं। परंपरागत समाज की हम बात करते हैं तो जहाँ पर लोग अशिक्षित व्यक्ति निवास करते हैं और इनका जो जीने की शैली है वो बहुत ही सरल है। दूसरा वह भाग होता है जिसमें हम ऐसे व्यक्तियों की तुलना कर सकते हैं जो शिक्षा दीक्षा से प्राप्त होती है और इनकी जो पर्यावरण है वो उन्नत की ओर होता है, प्रोग्रेस की ओर होता है, भौतिकी अधिक होती है। तो हम जो ग्रामीण समाज है उसको हम परंपरागत समाज के रूप में और ऐसे व्यक्ति जो अशिक्षित हैं इनके निवास के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, जिनकी जीवन जीने की शैली बहुत ही सरल है और उनकी वेशभूषा, उनकी व्यवहार, उनकी संस्कृति से ही हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण विलेज से बिलोंग करता है या जुड़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे पक्ष की बात करें शहरों की या हम नगरीय समाज की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर शिक्षित व्यक्ति, ज़्यादातर शिक्षा दीक्षा प्राप्त व्यक्ति मिलते हैं और इनकी जो धार्मिक ना होकर के ये उन्नत भौतिकी पर ही इनकी अधिक विश्वास होता है। ग्रामीण समाज में धर्म का महत्व है, जबकि भौतिक जो नगरीय समाज उसमें भौतिक या विज्ञान का अधिक महत्व दिया जाता है। तो जो हमारी प्रथम समाज है इसी को ही हम लोक समाज या लोक फोक सोसाइटी कहते हैं। जबकि दूसरे की प्रकृति ग्रामीण समाज से नगरीय समाज क्या है, भिन्न है। इस दोनों समाज जो उनकी आचार कहना चाहे तो अपना आचरण से है, उनकी विचार सोचने विचारने की तौर तरीका, किसी भी घटना घटित हो रही है तो उसके सोचने विचारने के ढंग क्या है, कैसा सोचता विचारता है, उसके घटने का कारण क्या है। जैसे पहले क्या होता था या ग्रामीण समाज में किसी भी समाज में घटना घटित होता था तो लोग ज़्यादातर धर्म को जिम्मेदार मानते थे या धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, धार्मिक ही से सोचते थे कि जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है और जो कुछ हो रहा है वो भगवान हमारे ऊपर कर रहा है या हम पे घटित हो रहा है वो भगवान की इच्छा है। इस तरह से आज भी लोग कुछ भी घटना घटित होता है तो ज़्यादातर लोग किस्मत पे चले जाते हैं कि मेरी किस्मत में यही था, ऐसी हुआ है। देखिए ये हमारी विचार, आचरण, रुचि और रहन सहन में हम ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में भिन्नता दिखा सकते हैं। यही वे मुख्य पहचान है जिसके वजह से हम एक ग्रामीण समाज और नगरीय समाज को पहचान कर सकते हैं। तो लोक समाज या जो फोक सोसाइटी है उनकी आचार विचार, रुचि, रहन सहन के कारण ही इसको लोक समाज, लोक संस्कृति कहते हैं। जबकि जो उच्च स्तरीय लोग हैं, उच्च स्तरीय समाज है जिसको हम नगरीय समाज कहेंगे, जो हमारे आधुनिक समाज है, अब तो हम उत्तर आधुनिक समाज में जी रहे हैं, इनमें ज़्यादातर क्या है, शिष्टाचार की प्रधानता होती है। जबकि गांव में या जो गांव की जो पहचान है वो क्या है, हमारी आचरण, विचार, रुचि और रहन सहन, इसकी विशेष महत्व है।
लोक समाज लोकाचारों की प्रधानता होती है। लोकाचार प्रधान लोगों की संस्कृति को ही सामान्य शब्दों में हम लोक संस्कृति कहते हैं। यहाँ पे लोक मीन्स क्या समझते हैं? तो लोक मतलब होता है आम आदमी, एक जनता से है, एक जन से है, जो सामान्य व्यक्ति है, जिनकी जीवन शैली सामान्य होती है, जिनकी सोचने विचारने की तौर तरीका सामान्य है, जिनकी आचरण सरल है, जिनकी रहन सहन सामान्य, जिनकी वेशभूषा सामान्य है, और इनके जो आचरण है, इनके जो लोकचार है, लोगों की जो आचरण करने की प्रधान लोगों के या लोगों में पाए जाने वाले जो प्रधानता है, इसी संस्कृति को ही लोक संस्कृति कहा जाता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय के अध्ययन में लोक संस्कृति का अवधारणा विशेष महत्व रखता है। ग्रामीण समाज के अंतर्गत व्यवस्थित अवधारणा के रूप में बात करें कि यह लोक संस्कृति कहाँ से आई, किसने प्रतिपादित किया, इस शब्द को किसने सृजा, इस कॉन्सेप्ट या इस अवधारणा को किसने दिया है, तो लोक संस्कृति शब्द को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट रेडफील्ड को जाता है। इन्होंने ही लोक संस्कृति की अवधारणा के लिए कृषक संस्कृति, इस बात को मैंने पहले बताया, इन्होंने पीजेंट कल्चर शब्द का प्रयोग किया था। कुछ समय के बाद एक और विद्वान जॉर्ज एम फोस्टर, इन्होंने जो है ग्रामीण विशेषता वाले या ग्रामीण समाज को, जिसमें ग्रामीण समाज की विशेषता पाई जाने वाली जो संस्कृति है, इस संस्कृति को लोक संस्कृति, फोक कल्चर के नाम दिया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रेडफील्ड ने भी लोक संस्कृति शब्द को स्वीकार कर लिया। रॉबर्ट रेडफील्ड की लोक संस्कृति संबंधी अवधारणा के साथ साथ अनेक अवधारणाओं को भी इन्होंने प्रस्तुत किया। आपने एक गांव, एक शहर, एक कस्बे तथा एक जनजाति ग्राम का तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक, कंपेयर। जब हम किसी गांव या शहर या कोई टाउन, कस्बा की बात करते हैं और एक गांव की तुलना दूसरे गांव से करते हैं, या एक शहर की तुलना दूसरे शहर से करते हैं, या एक कस्बे की तुलना या जनजाति समुदाय की तुलना दूसरे गांव में पाए जाने वाले जनजाति समुदाय से तुलना करते हैं, तो इस तरह के अध्ययन रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। और केवल रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही केवल तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया, इसके अलावा हम ऑस्कर लेविस, इन्होंने मैक्सिको और भारत के 2 गांव का अध्ययन किया। इसके अलावा और है रूथ बेंडिक्ट, इन्होंने 3 जनजाति समाजों का अध्ययन किया। इसी तरह ओपलर तथा सी ने भी उत्तर प्रदेश के गांवों का लोक संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो हम इन समाजशास्त्रियों का मुख्य जो विषय है अध्ययन का, वो लोक संस्कृति को जानना था कि किस तरह गांव में उनकी संस्कृति है, किस तरह उनकी विचारधारा है, उसकी सोचने समझने की तौर तरीका क्या है, उनकी रहन सहन कैसे है, उनकी लोकाचार, आम आदतें और व्यवहार, आचरण किस तरह से है। एक गांव से देखते हुए दूसरे गांव में क्या उसी तरह की व्यवहार, आचरण, विचार, रहन सहन, सोच पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। इस तरह के इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किए
और लोक संस्कृति को इन्होंने जो है उजागर किया कि जो ग्रामीण समाज है, जो ग्रामीण व्यक्ति हैं, जहाँ जो गाँव की बस्ती है या गाँव की जो पाए जाने वाली विशेषता है, उसकी पहचान, गांव वालों की पहचान या गांव में पाए जाने वाली विशेषता ही लोक संस्कृति होती है। हम आगे बढ़ते हैं कि रेडफील्ड के लोक संस्कृति की अवधारणा के विचार स्रोत के रूप में हमें कई एक समाजशास्त्री का अवधारणा मिलता है, जिसमें एक है एफ टानिस, जिसका पूरा नाम होता है फर्डिनेंड टानिस। इन्होंने ग्रामीण समाज को दो भागों में बांटा है। पहला तो सोसाइटी समाज और दूसरा है समुदाय। देखिए, इसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट बुक हैं, फिलहाल याद रखने के लिए है, बाद में जब आप कभी समाजशास्त्र में कंपटीशन के एग्जाम देंगे तब ये बुक का सही उपयोग आएगा या काम आएगा। तो फूड कल्चर, ये रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ऑस्कर लेविस, इनकी एक किताब है पिजेन कल्चर इन इंडिया एंड मैक्सिको। रूथ बेनेडिक्ट का किताब है पैटर्न ऑफ कल्चर। और एमी ओपलर एंड आर डी सिंह, इनकी एक किताब है टू विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। इन सब के विषय में हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्डिनेंड टानिस ने ग्रामीण समाज को या समाज सोसाइटी को दो रूप में बांटा, एक तो समाज और दूसरा है इसमें समुदाय। समुदाय, देखिए, इसके लिए इन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है जिसको बोलते हैं गैजलसॉफ्ट और गैमेनसॉफ्ट। ये जो समाज और समुदाय शब्द है, तो इन्होंने इस समुदाय और समाज के इनके जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने समाज को दो भागों में बांटा। इन्होंने बताना चाहा कि जो प्राचीन समाज होता है वह बहुत ही साधारण था, जबकि जो आधुनिक समय है या आधुनिक जो समाज है वो क्या हो गया है, बहुत जटिल हो चुका है। तो जो आधुनिक समाज है वह क्या है, एक समाज की तरह एक सोसाइटी है। लेकिन समुदाय में हम बात करते हैं तो समुदाय पहले आया है। यहाँ पे प्राचीन समाज की बात करते हैं तो यह क्या था, बहुत ही सरल था, जिसको देख करके समझना, उसकी घटनाओं को व्याख्या करना, उनके में पाए जाने वाले विशेषताओं को पहचानना एक समाजशास्त्री के लिए बहुत ही आसान होता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। आधुनिक समाज को समझना या सही अर्थों में या एक लाइन में बोलना बड़ा मुश्किल है। आधुनिक समय या समाज बहुत ही जटिल हो चुका है। इसी तरह एक और विद्वान है दुर्खिम। दुर्खिम ने भी समाज को समझाने के लिए या जो लोक संस्कृति है उनको समझाने के लिए इन्होंने जो एक पुस्तक है इनकी, समाज में श्रम विभाजन, ये इनकी किताब का नाम है। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है इसमें कि समाज में किस तरह से श्रम का क्या है, विभाजन है। तो जो प्राचीन समाज है उसको इन्होंने यांत्रिक एकता कहा और आदिम समाज जो वर्तमान समाज है उसको इन्होंने स्वावयवी एकता कहा।
इन्होंने एकता के माध्यम से समाज में श्रम विभाजन को समझाने की प्रयास किया है कि जो यांत्रिक एकता और दूसरा है सावयवी एकता। तो यांत्रिक एकता नाम से स्पष्ट है, यंत्र की तरह अर्थात मशीन की तरह। जो प्राचीन समाज है, जो आदिकाल की समाज थी, वह एक यांत्रिक की तरह है। उनमें जो सामाजिक एकता पाई जाती थी, यूनिटी होती थी, वो एक यंत्र की तरह होती थी कि मतलब किसी व्यक्ति का एक सोच पूरे समाज का सोच था, या पूरा समाज का जो सोच है या विचार है वो एक व्यक्ति का था। तो वहाँ पे केवल एक व्यक्ति के आधार पे नहीं चलते थे, वहाँ पर इंडिविजुअल नहीं होता था, समूह की बात करते थे, समुदाय की बात करते थे, हम सब की बात करते थे। लोगों की जो सोचने विचार थी वह समाज की उन्नति के लिए हुआ करता था, सामूहिक हुआ करता था। इसलिए कहना चाहिए जो आदि समाज है वो एक यंत्र की तरह है, लेकिन जो वर्तमान समाज है अब वो एक सावयवी एकता की तरह है, एक आर्गन की तरह है। आर्गन बोले जाए तो एक अंग की तरह है, एक शरीर से तुलना किया गया है। सावयवी का अर्थ होता है शरीर की तरह। समाज को शरीर से कई एक समाज शास्त्रियों ने तुलना किया गया है। यहाँ पे दुर्खिम भी, इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाज को एक सावयवी के रूप में, एक शरीर के रूप में उन्होंने भी समझाया है। तो मनुष्य क्या है, एक व्यक्ति की हम बात करें तो जैसे एक शरीर होती है, शरीर के बहुत से अंग होते हैं और हर एक अंग का अलग अलग काम है। आप जान रहे हैं, आँख का काम अलग है, कान का काम अलग है, हाथ का अलग है, पैर का अलग है। इस तरह से शरीर के अंगों का अलग अलग कार्य है, लेकिन सारे अंग शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर से अलग होकर के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ करके ही रह सकता है, एक साथ चल सकता है, एक साथ रहना चाहिए। और भले ही उनके काम अलग अलग है, आज हर एक काम के स्पेशलिस्ट हैं। आधुनिक समय में प्रत्येक काम के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, उनके विशेषज्ञ हैं। जैसे आप एक चिकित्सक की बात करेंगे तो आँख की डॉक्टर अलग है, हड्डी के डॉक्टर अलग है, स्किन के डॉक्टर अलग है ना, बच्चों की अलग है, महिलाओं के चिकित्सक अलग हैं। इस तरह अलग अलग हम इंजीनियर, प्रोफेसर, और कहना चाहिए अगर किसी का इलेक्ट्रिक का काम है, टीवी पंखा बनाने वाला अलग है, कोई कुर्सी टेबल बनाने वाले अलग हैं, मिस्त्री घर वर बनाने के लिए अलग हैं। इस तरह से अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं उनके, जो कि ये वर्तमान समाज, आधुनिक समाज की पहचान है। लेकिन आदिम जो समाज था, प्राचीन समाज है, उसमें इस तरह से श्रम का विशेषज्ञ या श्रम का विभाजन उतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आज है। पहले समय में व्यक्ति अकेला अपने लिए ही सारा काम करता था और एक आदमी सारे काम को करते थे। इस तरह से व्यवस्था थी। तो दुर्खिम ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जो यह प्राचीन समाज है वो एक यंत्र की तरह है। लोग समूह के लिए जीते थे, समाज के लिए जीते थे, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं जीते थे। कोई भी घटना घटित होता था या किसी तरह के समाज में काम होते थे तो पूरा एक जो कॉन्सेंस, जो चेतना है, वो सामूहिक चेतना पाई जाती थी, समूह के लिए होते थे। लेकिन हम वर्तमान समाज में क्या देखते हैं, व्यक्तिगत सोच होती है लोगों का, मुझे क्या करना है, मैं अपना जानता हूँ, मुझे ये करना है। समाज का परवाह नहीं रहता है, परिवार, नातेदारी, इस तरह से अब इनकी महत्व कम हो चुकी है। लोग व्यक्तिगत जिंदगी जीना चाह रहे हैं, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि मुझे कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, मुझे ये करना है तो ये करना है, इस तरह से। तो आज की जो समाज है एक शरीर की तरह है, सावयव की तरह है। इस तरह से दोनों के बीच में उन्होंने एक एकता की बात करी, आंतरिक एकता और सावयविक एकता।
ठीक है, चलिए देखते हैं। रेडफील्ड ने इन विद्वानों के अध्ययन से प्रभावित होकर के, हमने दो विद्वान का नाम देखा। एक तो हमने यहाँ पे टानिस का देखा जिन्होंने समाज और समुदाय की बात कही। उसके बाद हमने दुर्खिम की बात देखा जिन्होंने यांत्रिक एकता और स्वायत्तता के सिद्धांत दिया है। समाज में श्रम विभाजन की बात की है। इनका एक किताब है द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, इसी किताब में इन्होंने इस अवधारणा को दिया है। तो इन दोनों विद्वानों के अध्ययन से प्रभावित होकर के रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या किया, लोक संस्कृति की अवधारणा को प्रतिपादित किया। तो जब इन्होंने लोक संस्कृति शब्द को प्रतिपादित किया तो इसके पहले इन्होंने इस शब्द को जो है पिजन कल्चर के नाम दिया था। बाद में जब जॉर्ज एम फोस्टर की हम बात करते हैं, इन्होंने फोक कल्चर कहा, तो लगा कि नहीं ठीक है, कृषक संस्कृति और जो लोक संस्कृति है लगभग एक पर्यायवाची शब्द है, मिलता जुलता शब्द है, इसलिए लोक संस्कृति ज़्यादा उपयुक्त लगा, यही ठीक लग रहा है कृषक संस्कृति करने से। तो चलिए ठीक है, इसी को मान लिया, लोक संस्कृति को ही। फिर हम देखते हैं लोक संस्कृति के अर्थ। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास पे आगे बढ़ेंगे।